और आज बहुत ही प्यारा दिन है, 1 नवंबर, हमारे प्यारे मास्टर टॉरकॉम का बर्थडे। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ जब मैं उनके बारे में, उनकी बुक्स के विजडम को आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि उनका बहुत ही प्यारा एक कोटेशन है सॉरी, कि यदि आप अपने टीचर को ग्रैटिट्यूड देना चाहते हो तो उसकी टीचिंग्स को बांटो, और वही मैं कर रही हूँ। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील होती हूँ कि मैं उनसे बेहद प्यार करती हूँ और उनके विजडम को आप सब लोगों तक के पहुंचा रही हूँ। तो टॉरकॉम बहुत ही प्यारे मास्टर हैं, एनलाइटन मास्टर्स हैं, जिन्होंने 170 के ऊपर बुक्स लिखी है। उसमें से कुछ एक बुक्स अभी तक के प्रिंट नहीं हुई हैं। तो 1 नवंबर 1917 अर्मेनिया, जिसको अभी टर्की बोलते हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ और इनको नाम दिया गया हारोटियम यरवंत सरादियन। टॉरकॉम का नाम उनका 1959 में उनके प्रिय गुरु ने उनको दिया था, पर तब तक के हारोटियम के नाम से ही जाने जाते थे। ये छोटे थे और इनको बचपन से ही इनके फादर का बहुत ज्यादा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा, और इनके पापा बहुत ही अच्छे मास्टर से, एजलेस विजडम के स्टूडेंट थे। तो ये उनको पहले से ही टीचिंग्स देना शुरू कर दिए थे। बहुत छोटी उम्र में ही इनको दरवेशों की टीचिंग्स या क्रिश्चियन मिस्टिक और एजलेस विजडम के बारे की टीचिंग्स के बारे में इनको बताया जाता था। 9 साल के थे ये केवल, तब इनके पिताजी अपने साथ बहुत ही सीक्रेट स्पिरिचुअल समारोह होते थे, उसमें ले जाते थे। एजलेस विजडम को फ्रेंड्स पहले एक इंसान से दूसरे इंसान तक के ही दिया जाता था, मतलब ऐसे पब्लिकली नहीं बताया जाता था। जब कोई एक इंसान प्रिपेयर्ड होता था उस विजडम को लेने के लिए, उसके बाद एक गुरु दूसरे स्टूडेंट को देता था, फिर स्टूडेंट दूसरे किसी और को देता था, पर एक इंसान से दूसरे इंसान में ही जाता था ये विजडम, ऐसे पब्लिकली नहीं बोलते थे। तो ये जो सीक्रेट उनके स्पिरिचुअल टीचिंग्स की जो समारोह होते थे, वो सितारों के नीचे या गुफाओं में होते थे। उस 9 साल के छोटे से टॉरकॉम को, यानी कि हारोटियम को, उसके पापा अपने साथ लेके जाते। वो बहुत ही ध्यान से वहां पर सब समझते, क्वेश्चंस करते, और वहां पर उन्होंने सिंबॉलिकली डांस और म्यूजिक सीखा, क्योंकि एजलेस विजडम में म्यूजिक का या डांस का जो सिंबॉलिकली होते हैं, उनका हर एक का एक मीनिंग होता है, हर एक की एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं उन लोग। तो उन्होंने वहां पर ये सब सीखा। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, मिस्ट्री स्कूल में वो जाने लग गए, और साथ ही साथ संगीत से उनको बहुत प्रेम था। उन्होंने म्यूजिक टीचर से भी म्यूजिक सीखा, और उनको सीखने की बहुत लगन थी, क्योंकि उनको जो एजलेस विजडम वो एंशिएंट विजडम है, प्राचीन ज्ञान है, जो ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने का, और ब्रह्मांड के अस्तित्व का, और मानव चेतना, मतलब ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है, उसके बारे में बताता है। और जो भी यूनिवर्सल लॉ है, वहां पर ह्यूमन कहाँ पर खड़ा है, उसके पास कितनी फ्री विल है और कितना वो बंधा हुआ है उस यूनिवर्सल लॉ से, वो सब कुछ एजलेस विजडम में बताया गया है। तो इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। तो ये जगह जगह जाके अपने मोनेस्ट्रीज में और मिस्टिक स्कूल्स में रहते थे, अपने टीचर से बातें करते थे, और इनके फ्रेंड्स भी ऐसे मिलते थे कि इनके ज्ञान को बढ़ाते थे। और बहुत छोटी उम्र में ही इनको सही और गलत का नॉलेज हो गया था। नेचुरली वो इतने अच्छे एनलाइटेड मास्टर्स थे, तो उनकी पास्ट लाइफ की भी जर्नी बहुत ही अच्छी रही होगी। तो इनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता था, और ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर उनकी बहुत गहरी समझ थी। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी वो बजाते थे, पियानो, गिटार, सेलो, आउड, वायलिन, इन सब में दक्ष थे। और वो कई म्यूजिकल पीसेस इन्होंने क्रिएट किया था,
कहते हैं ना म्यूजिकल, कुछ म्यूजिक कंपोज किया था। इनकी म्यूजिक कहा जाता है कि मोस्ट हीलिंग और सूदिंग करती है हमारे माइंड को। तो इन्होंने बहुत सारी म्यूजिक को भी कंपोज किया। ये बहुत अच्छे पोएट थे, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर्स थे। और हरोटियम ने, मतलब अब मैं टॉर्कम नहीं बोलूंगी, हरोटियम नहीं बोलूंगी, हरोटियम ने भगवत गीता, उपनिषद, पतंजलि के योग सूत्र, अग्नि योग का अध्ययन भी किया। द सीक्रेट डॉक्ट्राइन, द एजलेस विजडम, एलिस बेली और बहुत सारे थियोसॉफिकल मास्टर्स की बुक को भी इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा। बाद में एलिस बेली ने एक बार हरोटियम नहीं बोलूंगी, टॉर्कम की तबीयत खराब थी, बहुत फीवर में थे वो और उड़ भी नहीं पा रहे थे। तभी एक पोस्टमैन इनको एक लेटर ला के देता है और ये खोल के पढ़ते हैं तो उसमें एलिस बेली का एक प्रपोजल होता है कि मैं स्टूडेंट्स लोग का एक ग्रुप बना रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ट्रेन करूंगी। तो वो इतने खुश हो गए, टॉर्कम लिखते हैं अपनी जॉय एंड हीलिंग में, कि उस दिन मुझे वाकई मालूम चला कि जॉय से कैसे हीलिंग होती है। मैं उस समय इतना खुश हो गया कि मेरी वाइफ ने आके मेरे से पूछा, तुमको तो फीवर था, तुम बीमार थे, तुम कैसे उठ गए हो? मैंने कहा ये एलिस बेली का लेटर मुझे हील कर दिया है। तो उनके साथ भी उन्होंने काफी ट्रेनिंग ली और उनकी मृत्यु के बाद, मतलब एलिस की मृत्यु के बाद भी वो डीडीटी एक ग्रुप था उसमें वो जुड़े हुए थे और काफी काम किया। मिसेस वॉल्टर और भी कई लोग थे, लुइस ट्रस्ट, और ये सब लोगों ने इनके साथ काम किया और उनका मेन उद्देश्य रहता था कि दुनिया में से सारे माया और ये जो इल्यूजन्स, जो भ्रांति, जिसको ग्लैमर बोलते हैं, ग्लैमर और इल्यूजन्स, इन सबको दूर करें और जिनके ऊपर हमले होते हैं उनको कैसे बचाया जाए। बहुत सारी इन्होंने जॉब किए। जो हमारे यंग टॉर्कम थे उनके पास लीडरशिप स्किल थी और कभी भी वो पक्षपात नहीं करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इनको जॉर्डन रेलवे स्टेशन में काम मिला और वहां पर भी इनकी लीडरशिप काम आई। इन्होंने सारे वर्कर्स को ट्रेनिंग दी, उनको ज्यादा कोऑपरेटिव बनाया, प्रोडक्टिव बनाया और उनके एफिशिएंसी के हिसाब से उनकी सैलरी को बढ़वाया गया कि जो ज्यादा एफिशिएंट है उनको ज्यादा सैलरी दी जाए। वहां पर इनके एक कर्मचारी ने कोयला की चोरी की। जब वो पकड़ा गया तो उसे सबसे पहले डर लगा कि टॉर्कम उसको या तो निकाल देंगे या इसको जेल में डाल देंगे। पर आप सोचिए फ्रेंड्स, टॉर्कम ने क्या किया। टॉर्कम ने उनको बहुत ही अच्छी नौकरी दिलवाई। उन्होंने कहा कि जिस पैसे के अभाव के कारण तुमने ये चोरी की है उसके बदले तुम ज्यादा अच्छे से काम करो और मैं तुमको इतनी अच्छी हाई पेड सैलरी दिला रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव और कोऑपरेशन में जाओ और ज्यादा अच्छे से काम करो ताकि कभी भी तुम्हारे घर में पैसों का अभाव नहीं हो और चोरी न कर पाओ। और उस समय जो वर्कर्स थे वहां पर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात कर रही है क्योंकि 1917 में पैदा हुए थे, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था तो वहां पे बहुत ही नस्लीय घृणा थी, कट्टरता थी और बहुत धर्म के नाम पे लड़ाइयां होती थी वहां पर भी। तो वहां पर उन्होंने एक ट्रेनिंग शुरू किया सारे वर्कर्स लोगों के लिए। जितने मजदूर थे उनको ट्रेनिंग देते थे कि ज्यादा अच्छे से काम करें और अपनी दक्षता के अनुपात में उनकी सैलरी भी बढ़ते जाए। फिर 1959 में जॉर्डन से टॉर्कम अपने परिवार के साथ, अपनी उनकी वाइफ थी एलिजाबेथ, उनके 4 बच्चे थे। उनका एक का नाम था अर्जुन, गीता, हेलेना, टॉरस। ये चारों को लेके यूएसए में आके बस गए। बाद में वो कैलिफोर्निया चले गए उसी साल। और जब यही वहां कैलिफोर्निया गए तो वहां पे इनको आर्मेनियाई चर्च में पादरी बनाते हैं, वो पादरी बनाया गया। हाँ, क्योंकि इनके मतलब टॉर्कम के ऊपर गीता, भगवत गीता का बहुत ज्यादा असर था, इसीलिए अपने बच्चों का नाम अर्जुन गीता भी रखा था उन्होंने। तो जब ये आर्मेनियन चर्च में पादरी नियुक्त हुए तब इनका जो एक बहुत ही प्यारा टीचर था उसने इनका नाम दिया 1959 में टॉर्कम।
उस समय से इनका नाम टॉरकॉम हुआ था। अब इन्होंने तो एजलेस विजडम के से इतना अच्छे से ज्ञान ले चुके थे तब तक के कि कैसे आदमी को क्रिएटिव होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, राइट लिविंग उसको जीना चाहिए। तो वो कैलिफोर्निया में अपने सब फ्रेंड्स लोगों को इनवाइट करते थे। इसमें भी एक बहुत मजेदार स्टोरी मुझे पढ़ने में मिली। मैंने बहुत सारे आर्टिकल इनके पढ़े ना, बहुत सारे इंटरव्यूज और ये वो। तो उसमें था कि ये एक दिन लाइब्रेरी में कोई बुक लेने गए थे, तो वहां पे जो लाइब्रेरियन थी वो बोली क्या बुक पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी और कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी, क्या पढ़ रहे हो? तो माओ हमारे घर में हम ये सब चर्चा करते हैं ध्यान की, मेडिटेशन की। तो माओ उनको नहीं मालूम था कि टॉरकॉम इतने पहुंचे हुए मास्टर है। तो ये बोले मैं चला गया शाम को उसके घर में, और जैसे मैं गया तो उन लोग इतना फालतू का कर रहे थे, मतलब फालतू का मतलब बहुत गलत सलत कर रहे थे। मैंने उनको टूटी फूटी इंग्लिश में समझाया कि ये तुम लोग गलत कर रहे हो, ऐसे मेडिटेशन होता है, ऐसा ये सब होता है, ये मैंने थोड़ा बहुत समझाया। उसके बाद जब मैं घर लौट के आ गया तो दूसरे दिन 4-5 लोग मेरे घर पहुंच गए कि हमको आपसे ही सीखना है, उस मैडम से नहीं सीखना है। तो बोले ऐसे धीरे धीरे करके मेरे पास लोग आने लग गए और धीरे धीरे बढ़ते गए। पहले 4 आते थे, फिर 10 होने लग गए, फिर ऐसे बढ़ने लग गए। फिर 1961 में इन्होंने एक्वेरियन और एजुकेशन ग्रुप को इस्टेब्लिश किया। उसके पीछे भी एक कहानी है। एक दिन ये चर्च से घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि 15 लड़के लड़कियां, बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे से बच्चे लोग ड्रग्स ले रहे थे, डोपिंग कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि डोपिंग मतलब वही ड्रग्स ले रहे हैं और स्मोक वगैरह कर रहे हैं, तो इनका बहुत दिल टूट गया, क्योंकि ये जॉर्डन एक बहुत छोटे से शहर से गए थे, कैलिफोर्निया, और वहां की सभ्यता इनको नहीं समझ में आ रही थी। तो इन्होंने सोचा कि क्या इनके पिताजी नहीं है, क्या इनकी माँ नहीं है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं और ऐसे क्यों हो गए हैं। तो ये बोले मेरा दिल इतना टूट गया, टॉरकॉम कहते हैं कि मैं घर जाके मेडिटेशन में बैठा और फिर मुझे एक थॉट आया कि मैं ऐसे हिप्पीज बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आऊं। और फिर मैंने अपने गैरेज को साफ किया और वहां पर मैंने फ्री में क्लासेस लेना शुरू किया। वहां पे डॉक्टर्स भी आते थे, फिलोसोफर्स भी आते थे, हिप्पीज भी आते थे, लॉयर्स भी आते थे और बहुत सारे स्टूडेंट भी। अब बिना कोई अपेक्षा के उन लोगों को वो पढ़ाना शुरू कर देते थे। एजलेस विजडम और राइट लिविंग, ये सब चीजें उनको बताते थे कि तुम कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करो, कैसे थॉट्स को कंट्रोल करो, कैसे फिजिकल बॉडी को अच्छे से बनाकर रखो। तो ये सब चीजों से उनको कभी कभार कोई स्टूडेंट डोनेशन के रूप में थोड़ा बहुत पैसा दे देता था। वैसा ही करके 10 साल तक उन्होंने ऐसे ही विजडम को फैलाया। और इन्होंने फिर उसके बाद जैसे जैसे वो पॉपुलर होते गए, बुक्स लिखते गए, उसके बाद अमेरिका और इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने 50 वर्षों से अधिक टाइम तक इन्होंने पढ़ाया और हजारों लाखों लोगों को इन्होंने गाइडेंस दिया। 8,000 से ज्यादा इन्होंने बुक्स इकट्ठी करी, पढ़ी और अपनी एक टीएस लाइब्रेरी को एस्टैब्लिश किया। इन्होंने बहुत लेक्चर्स, सेमिनार्स दिए। 170 से ज्यादा इन्होंने बुक्स लिखी, जिनमें अभी भी कुछ प्रिंट होनी बाकी है। इनका जितनी भी बुक्स थी वो स्पेनिश में, इटालियन में, ग्रीक में, डेनिश में, स्वीडिश में, जर्मन में, हर एक लैंग्वेज में इनका अनुवाद किया गया। आप अमेज़न में भी जाएंगे तो इनकी बहुत सारी बुक्स आपको दूसरी लैंग्वेज में मिल जाएंगी। फिर इन्होंने अपनी बेटी के साथ जब वो एजलेस बढ़ रहे थे तो ये समझ गए थे टॉरकॉम की जो सीक्रेट डॉक्ट्राइन है या ट्रीटीज ऑन कॉस्मिक फायर है, अग्नि योगा बुक है, ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, एक सामान्य एक एवरेज आदमी को ये समझ में नहीं आएंगी। तो उसका उन्होंने सारांश लिखा, भगवत गीता का भी उन्होंने लिखा है, बताइए। मतलब वो अमेरिका में रह के हमारी इंडियन बुक को भी उन्होंने सिंप्लीफाई करके पूरा अच्छे से समझाया है। फिर अपनी बेटी के साथ मिलकर उन्होंने एक टीएस फाउंडेशन को शुरू किया, जहां पे इनकी सारी बुक्स का पब्लिकेशन होता है। इनके बहुत सारे कोट्स भी हैं और जो उनकी जो 7 इनकी जो टीचिंग्स हैं
वो 7.7 प्रिंसिपल्स पर ही टिकी हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कर्माइन रीइंकार्नेशन के दौरान कि ब्यूटी, गुडनेस, राइटियसनेस, जॉय, फ्रीडम, स्ट्राइविंग एंड सैक्रिफाइशियल सर्विस, मतलब सौंदर्य, सब में अच्छाई देखो, अच्छाई, धार्मिक धर्म, आनंद, स्वतंत्रता, प्रयास और बलिदान सेवा, यानी कि निष्काम सेवा। प्रयास का अर्थ इनको है कि हमको हमेशा अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। सिर्फ मेडिटेशन करना पर्याप्त नहीं होता, अपने ऊपर काम करना रोजमर्रा के कामों में होना चाहिए। इनका एक बहुत ही प्यारा कोटेशन है कि हम एक इंटरनेशनल ग्रुप हैं जिसमें हर कोई भाग ले सकता है, क्योंकि यह एक सिद्धांत देता है जो जीवन देता है, धर्म नहीं। हमने कोई धर्म नहीं बनाया, हमने लोगों के बीच में कोई नफरत पैदा नहीं की, हमने केवल महान सिद्धांतों पर जोर दिया है और इन महान सिद्धांतों ने काम किया है। टॉरकॉम ने एक जो उनका बहुत ही प्यारा कोट है जो मुझे भी बहुत पसंद आया है कि पहले जैसे कहा जाता था कि एक दूसरे से प्यार करो, जीसस ने भी कहा एक दूसरे से प्यार करो, तो टॉरकॉम कहते हैं ये कुछ भी नहीं है। एक दूसरे से प्यार करना अप्रचलित है। खुद से ज्यादा दूसरों से प्यार करो, ये नई आज्ञा है। मतलब हम अपने आप को जितना प्यार करते हैं ना, उससे ज्यादा हम दूसरों को प्यार करें। ये टॉरकॉम ने कहा मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मैं चाहता था कि उसका एक हिस्सा ही मैं पूरा कर पाया हूं। मैं चाहता था कि मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाऊं जिसमें भविष्य के लिए टीचर्स और लीडर्स तैयार हो सके, जहां पे पूरा साइंटिफिक नॉलेज दिया जाए उनको। तो इसके लिए मैं बहुत सारे करोड़पतियों के पास गया, उनसे भीख मंगाए, रोया कि मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए पैसे दो, पर किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। लेकिन मुझे इस बीच बहुत विश्वास है कि आप इसे करेंगे, एक यूनिवर्सिटी जो मानव जीवन के 7 फील्ड्स, जो 7 फील्ड्स अभी मैंने बताए थे, वो उनको सिखाएगा। फिर उन्होंने कहा कि आप अगर भविष्य की तरफ देखेंगे तो देखेंगे कि एक दिन एक इंसान एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में भी जा सकता है। जैसे अभी इंसान मून पर जाने की पहले बात सोचता था, तो सोचता था कि कभी नहीं जा पाएंगे मून पे, पर वो गया। तो वैसा एक टाइम आएगा जब एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जा पाएंगे, ये चीजें होंगी। पर सिर्फ आप अपने ऊपर श्रम करिए, अपने ऊपर काम करते जाइए। उनकी टीएसजी यूनिवर्सिटी उनकी बेटी ने बनाई भी है और हो भी रहा है। मैं उनके कुछ फोटोज में आप लोगों को दिखा देती हूँ जो मैंने उनके रखे हैं। उनकी बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी भी है। ये सब उनके फोटोज हैं। इस फाउंडेशन का, टीएसजी फाउंडेशन का काम लोगों को उनकी पोटेंशियलिटी, ये उनकी देखिए बुक्स के साथ बनाए हैं, दिखा आपको कि इंसान में कितनी पोटेंशियलिटी है, वो उनको बताए। और उनको ये है इनकी टीएसजी फाउंडेशन, और ये उनकी बेटी है गीता सदिया, जो अभी उनका काम संभाल रही है पब्लिकेशन वगैरह का। ये देखिए कितने प्यारे टॉरकॉम, छोटे से बच्चे, ये उनके बर्थडे पे ये कोलाज लाया गया मीडिया में। ये देखिए उनके कितने छोटे से हैं, फिर बड़े, फिर इनकी मैरिज के बारे में भी सिर्फ एलिजाबेथ के बारे में लिखा हुआ है, जबकि मैंने बहुत ही एक और आर्टिकल पढ़ा तो इनकी सेकेंड वाइफ जॉन करके है, वो भी है। ये उनके फोटोज हैं। इनकी जो लाइफ है, इनकी लाइफ में कभी भी कोई भी बीमारी इनको नहीं हुई। ये हमेशा स्वस्थ रहे, बहुत ही वाइटल, और फेस बहुत क्यूट है। इनको मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही, जबकि मैंने तो बहुत डिटेल में इनके लिए पढ़ा।
जो मिसेस वॉल्टर है थियोसॉफिकल सोसाइटी की, उन्होंने कहा कि टॉर्कम फर्स्ट रे के सोल है और फिजिकल बॉडी में सेवंथ रे के सोल है। मतलब इनकी फिजिकल बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव और वाइटल थी। तो इनका जो एक स्टूडेंट है विक्टर, उसके मैं पेज आर्टिकल पढ़ रही थी, बहुत मुश्किल से निकाली हूँ ये सब। तो उन्होंने कभी भी नहीं देखा कि टॉर्कम बीमार रहते थे, कभी भी वो बीमार नहीं रहे, हमेशा स्वस्थ रहते थे, अच्छे रहते थे। पर अगस्त 1996 में उनकी जब तबीयत खराब हुई, तब इनको मालूम चला कि इनको लिवर का कैंसर 4th स्टेज पर डायग्नोस हुआ। और डॉक्टर्स ने इनको बताया टॉर्कम को कि अभी उनके पास सिर्फ 4 मंथ्स हैं जीने के लिए और उसके बाद नहीं जी पाएंगे। तो उसके बाद भी वो एक ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज करके लोगों को सब समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लोग उनके लिए प्रेयर कर रहे थे, पूरा देश उनके लिए प्रेयर कर रहा था उनकी रिकवरी के लिए, पर ये अपना काम करते जा रहे थे। फिर नवंबर दिसंबर में इनकी तबीयत बहुत खराब हुई, वो फिर पूरे टाइम बेड पर रहे और अपने ट्रीटमेंट को उस समय उन्होंने इनकार कर दिया। तो विक्टर कहते हैं कि जब सब लोगों ने उनको जोर देके कहा कि क्यों नहीं आप अपनी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये लीगल नहीं है, ये ठीक नहीं है, मतलब लॉजिकल नहीं है जो आप मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब समय सही होगा तब यह ही होगा, और सिर्फ हम समय का चयन और जबरदस्ती नहीं कर सकते। मतलब ट्रांजिशन का जो टाइम है, जब मुझे जाना है, उस समय आप जबरदस्ती और उसका टाइम नहीं चूज कर सकते हो। ये आध्यात्म की भावना से परे है। और 5 जनवरी 1997 को दोपहर 1:10 पर इनकी बॉडी दूसरे वर्ल्ड के लिए ट्रांजिशन कर गई। तो विक्टर कहते हैं कि मेरे मन में काफी बार ये सवाल उठा कि ऐसे इंसान क्यों चला गया जो कभी बीमार नहीं हुआ और कैंसर में इतनी जल्दी 4 महीने के अंदर चले गए, तो सब क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ आर्टिकल पढ़े थे। उन्होंने कहा कि जब कोई मास्टर काम करता है तो वो मानवता की सेवा कर रहा है, पर कुछ हम कर्मों का निर्वहन करते हैं, मतलब हम कर्म भी लेते हैं, और इस बीमारी के रूप में हम अपने मैटर को लाइट में चेंज करते हैं। और मुझे लगता है कि मेरा ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और पृथ्वी पर जब भी कोई मास्टर आता है तो अपना सेक्रीफाइस करना चुनता है, तो मरना भी उसी का हिस्सा है। तो टॉर्कम ने जो इतना बड़ा काम करके गए हैं, उसके लिए शायद उन्होंने इस बीमारी को ह्यूमैनिटी के भले के लिए चूज किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो भी है, एक महान मास्टर आकर हमारे पूरे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सारे ज्ञान को छोड़कर गया। इनकी बुक्स इतनी सारी हैं, मैं कुछ एक के नहीं नाम बताऊंगी जो बहुत फेमस हैं। द एजलेस विजडम, जिन्होंने बहुत ही हाँ, विक्टर ने कहा कि मैं एजलेस विजडम एलिस बेली की पढ़ना शुरू किया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर आखिर में मैंने टॉर्कम की एजलेस विजडम पढ़ी और मुझे समझ में आया। तो हमको बहुत थैंकफुल रहना चाहिए कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स का सिंप्लीफिकेशन किया। और टॉर्कम ने ये जरूर कहा है आखिरी में कि ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एजलेस विजडम और थियोसॉफिकल बुक्स की ही ज्ञान को आप लोग के पास दिया हूं, मैंने बहुत सी ऐसे नए सूत्र, नए इंस्पिरेशन, नए प्रिंसिपल्स आप लोग के सामने लाया हूं जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए थे। तो एजलेस विजडम उनकी बुक है, बहुत फेमस। आश्रम, ऑरा शील्ड है, अवतार्स है, बैटलिंग डार्क फोर्सेस जो हमारे इसमें हुआ है, डायलॉग विद क्राइस्ट है, जॉय एंड हीलिंग, कर्मा एंड रीइंकार्नेशन, मिस्ट्री ऑफ सेल्फ इमेज, सोलर एंजल्स, टॉक ऑन अग्नि। अच्छा, जॉडियक के ऊपर इन्होंने बहुत जो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं सूर्य राशि, क्या बोलते हैं ना, जोडियक साइन, उसके ऊपर इन्होंने बहुत बुक्स लिखी है, जोडियक साइन के ऊपर। और इन्होंने ही सनशाइन, हाँ सनशाइन ना, वो पे बहुत उन्होंने बुक लिखी है। और पूर्णिमा का महत्व इन्होंने ही बताया था।
और पीएसएसएम ने जो 18 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है कि पूर्णिमा ध्यान करना चाहिए, वो टॉरकॉम के विजडम से ही लिया है, क्योंकि इन्होंने बहुत फुल मून को इन्होंने बहुत महत्ता दी, और न्यू मून को भी दिया है, अमावस्या को भी, पर फुल मून पे बहुत इनका जोर रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप हमेशा कहते हैं कि वननेस की तरफ रहना चाहिए और हमेशा सोचना चाहिए कि मैं और ईश्वर एक हैं, क्योंकि पूरे समय ये यही बोलते थे। अब कोई कैंसर में मर रहा है, उसको शरीर में दर्द है, अब आप उसको कैसे ये समझाएंगे कि वननेस है? आप बताइए ना। तो वो बोलता है, टॉरकॉम बोलता है, अरे मैं ये करता हूं और मैं इसमें सफल भी रहता हूं। बोले मैं हॉस्पिटल भगवत गीता लेके जाता हूँ, जो बहुत ही पेन में है और जो जिनकी मृत्यु बहुत करीब है, उनको भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पूरा उनको मैं समझाता हूँ कि ये शरीर कुछ नहीं है, सिर्फ एक कपड़े की भांति है जिसको छोड़ के आपको जाना है। कर्म सिद्धांत उनको सिखाता हूँ और उनको बताता हूँ कि इस दुनिया के आगे एक और दुनिया उनका वेट कर रही है और दूसरे वर्ल्ड्स हैं जहां पे उनको जाना है। तो बोले ये सब चीजें जब मैं उनको बताता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 2-3 दिन के बाद वो बहुत ही शांति से उनकी डेथ हुई है। और अब तो ऐसा है कि डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट भी मुझे बुलाते हैं कि ऐसे पेशेंट को आप मरने के पहले थोड़ा सा ये ज्ञान दीजिए। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप चैनल करते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी बुक्स लिखी तो कई लोगों को लगा कि कहीं ये भी तो चैनल नहीं करते हैं। भाई जेन रॉबर्ट्स ने चैनलिंग की थी, सेठ मास्टर की, और भी कई लोग करते हैं। तो टॉरकॉम कहते हैं कि मेरा मानना है कि जब भी कोई इंसान अपनी इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी के लिए बाहरी स्रोत पर निर्भर होता है तो वो कमजोर हो जाता है, और वो सोर्स मेरे भीतर है। मुझे बाहर से मदद की कोई भी जरूरत नहीं हो है। फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि अभी काफी क्वेश्चन थे जो मुझे छोटे और ठीक लगे, वो मैंने निकाला है कि आपको क्या लगता है कि अभी समाज में क्या गलत हो रहा है? तो उन्होंने कहा है कि खराब शिक्षा में बिल्कुल भी। आप बताइए ना, उनका बहुत ही प्यारा एक स्टेटमेंट है कि काश सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में कर्म सिद्धांत पढ़ाया जाए। तो उन्होंने कहा कि खराब एजुकेशन है और बैड लाइफ कंडीशंस हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मान लो डाकुओं ने आप पर हमला कर दिया है, आपको मारा पीटा है, और आप उनसे बदला लेने के लिए और आप अपने से बदतर होते जा रहे हो। मतलब डाकुओं से बदला लेने के लिए, लड़ाई करने के लिए और उनको नष्ट करने के लिए आप तैयार हो रहे हो। तो वैसे ही इंसान हो गया है, आंख के बदले आंख, और अगर किसी ने कुछ बोला नहीं तो उससे ज्यादा हम उनको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोले दूसरों के कारण अपनी खुद की वो बिगाड़ते जा रहा है। डार्क फोर्सेस के बारे में टॉरकॉम ने सबसे ज्यादा बोला है। मैंने इतने एनलाइटन मास्टर्स लोगों की बुक पढ़ी, बहुत तो नहीं, पर फिर भी जितनी भी पढ़ी है, टॉरकॉम ने जितना डार्क फोर्सेस के बारे में बोला किसी भी मास्टर ने नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि डार्क फोर्सेस सिर्फ बाहर में नहीं है, आपके भीतर भी है। आपकी जो नेगेटिव इमोशन है, जो आपकी जेलसी है, ग्रीड है, फियर है, ये सब आपके नकारात्मक जो इमोशन है वो आपके लिए आपको क्या बोलते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं। मतलब हमारी इमोशनल बॉडी हमको टेक ओवर कर लेती है, फिर हम उसके अधीन हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप भेद करना आपको आना चाहिए और आपको इनसे दूर रहना चाहिए, और आपको इस नेगेटिव फोर्स से दूर रहने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है कि आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ रहें, आप सिंसियर रहें, आप ईमानदार रहें, और आप अपनी लॉजिक और रीजनिंग और अपनी मेडिटेशन के द्वारा भेद करना जान सकते हैं कि क्या मेरे लिए अच्छे इमोशन है, क्या गलत इमोशन है, क्या गलत थॉट है, क्या सही थॉट है, आप भेद करना जानते हैं। एक कर्म एंड रीइंकार्नेशन में बहुत अच्छा था कि आप ऐसे जगहों पर जाइए जहां पर आपको अच्छे थॉट आते हों। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं अभी एक सेशन में नहीं बता सकती। एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ही सुंदर अपना बताया था, तो उसमें से कुछ एक पॉइंट्स मैंने लिखा है।
टॉरकॉम कहते हैं कि लोग मुझे लेटर्स लिखते हैं कि आप क्राइस्ट की और हायरार्की का काम कर रहे हैं, एक महान काम कर रहे हैं। तो मैं जब उन लोग ऐसा लिखते हैं मुझे, तो मैं उनको एक प्रशंसा के रूप में स्वीकार करता हूँ और उनको बताता हूँ कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ अपने क्राइस्ट को और अपने हायरार्की को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा एकमात्र लक्ष्य है मानवता की सेवा करना। मुझे खुद को कोई स्पेशल व्यक्ति बनाने की भ्रांति नहीं है, ग्लैमर नहीं है कि जिसकी प्रशंसा क्राइस्ट और हायरार्की करे। बहुत ही हम्बल, मतलब उन्होंने कभी भी अपने को गुरु बोलना नहीं स्वीकारा। उन्होंने कहा कि मुझे याद रखा जाए एक हम्बल सर्वेंट के रूप में, एक विनम्र नौकर, एक सेवक के रूप में मुझे याद किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरा एकमात्र अभियान है मानवता के लिए उपयोगी होना। मेरे को कोई रिवॉर्ड की आकांक्षा नहीं है। कभी कभी मैं सर्विस में इस तरह लगा रहता हूँ कि वो जो सुपरवाइजिंग पावर है ना, जो बहुत पावरफुल, उनको भी, उनका भी अस्तित्व मुझे याद नहीं रहता। मैं इतना अपने सर्विस में खोया रहता हूँ। वैसे भी ग्रेट टीचर्स हमारी प्रशंसा के लिए नहीं होते, बल्कि हमारे कंधों पर मानवता की सेवा का भारी बोझ डालने के लिए होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए उनके ये स्पीच का मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ध्यान से सुनो। मुझे नहीं लगता कि मास्टर्स कोई कॉमन गुड के अलावा किसी भी व्यक्ति की सेवा करने में विशेष रुचि रखते हैं। वो सिर्फ कॉमन गुड के लिए काम करते हैं। इसीलिए हमारी सारी प्रेरणा, इंस्पिरेशन सेवा पर केंद्रित होनी चाहिए। और सेवा का अर्थ ऐसा नहीं कि अपनी बस सिर्फ सेवा या अपने ग्रुप की सेवा, सिर्फ ज्ञान भारत की ही सेवा नहीं भाई, पूरे मानवता की, है ना। किसी देश विशेष की सेवा नहीं, अपने देवताओं की सेवा तक के ही सीमित नहीं रखना चाहिए। फिर टॉरकॉम कहते हैं कि कभी कभी लोग मुझे फोन करते हैं, कहते हैं कि टॉरकॉम आप मुझे सपने में आपने मुझे गाइड किया और मुझे यहाँ यहाँ लेके गए, मुझे ये सिखाया। तो टॉरकॉम कहते हैं कि मुझे अपनी ट्रेनिंग और सर्विस के अलावा किसी भी कोई विशेष व्यक्ति में रुचि नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं उनको इस आश्रम में ले गया, उन्होंने 9 आश्रम्स बताया। मैं आश्रम की बुक मंगा रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है कि कोई तो हमारा भी आश्रम होगा ना, तो वो देखो मेरा कौन सा आश्रम है, मेरा नहीं मतलब हमारा पूरे ज्ञान भारत का। तो हाँ, तो उनको कई लोग फोन करके कहते थे कि हम लोग को आप इस आश्रम में लेके गए, आपने मास्टर से इस बड़े बड़े मास्टर्स लोगों से मिलाया और उन्हें मैंने अपने सेमिनार्स और लेक्चर्स को में इनवाइट किया है और ठीक ठीक समय और पता भी दिया है। अब उनको कौन दिया है? बोले मैं तो नहीं किया, मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो वो कहते सच कहूं मेरे पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। मैं अपने माइंड को बहुत कूल रखना चाहता हूँ, ऐसी तारीफों से खुश नहीं होना चाहता। इतना कहूंगा कि कुछ हाँ ऐसे इनविजिबल, अदृश्य हेल्पर्स होते हैं जो हमारी मदद के लिए काम करते हैं, तो क्रेडिट उन्हीं को देना चाहिए। कुछ लोगों के सोलर एंजल्स भी मेरी छवि को यूज करके उनको गाइड करते होंगे, तो क्रेडिट उनको देना चाहिए, मुझे नहीं। और बोले जो मेरी बहुत प्रशंसा और चापलूसी करते हैं उनको मैं हमेशा अपने से दूर रखता हूं, क्योंकि ये सब डार्क फोर्सेस के एजेंट्स हैं, मतलब उनके ही लोग हैं जो मुझे नेम और फेम के जाल में फंसाना चाहते हैं। जो कमजोर लोग हैं वो बहुत जल्दी फंस जाते हैं। मैं हमेशा एक हम्बल सर्वेंट के रूप में याद रखना चाहता हूं और मेरा काम है पूरे इस ब्रह्मांड में से ग्लैमर, भ्रम और माया को नष्ट करना। इनसे पूछा गया कि बुक्स आप कैसे लिखते हैं, क्या आप प्रॉफिट हैं, क्या आप पैगंबर हैं, क्या आप चैनल्ड हैं, या आपको आप किसी के मीडियम हैं। तो बोले बाबा मैं कुछ भी नहीं हूं। लिखने से पहले मैं अपने सिर पर और अपने स्पाइन के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूं। मैकेनिकली नहीं, अपनी इच्छा से बना लेता हूं। अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता हूं। कुछ समय तक मैं मौन रहता हूं। मेरे ब्रेन से अंतरिक्ष में प्रकाश किरणें निकलती हैं। वो रडार किरणें हैं जो आइडियाज, विजन, नॉलेज को डिटेक्ट करती हैं और मेंटल बॉडी में रिफ्लेक्ट करती हैं। उस समय इतनी तेजी से मेरे पास ज्ञान का
प्रक्षेपण होता है कि मैं जल्दी जल्दी में सिर्फ कीवर्ड्स लिखता हूँ, बाद में उसको मैं विस्तार से लिखता हूँ। और ऐसा लगता है कि मेरे सर के ऊपर लाइट का एक न्यूक्लियस है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी फ्रेंड, कर्मा इन रीइंकार्नेशन में इन्होंने कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला पॉइंट, और मैंने एक बार ट्राई भी किया था कि आपको जिस भी चीज का नॉलेज चाहिए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट का आपको नॉलेज चाहिए, तो आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप अपने ब्रेन से वो लाइट की एंटीनास, क्योंकि हमारे ब्रेन में एंटीनास हैं, जो सेजेस होते हैं ना, वो उनके एंटीनास हमसे 7 गुना ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, मतलब समझ गए होंगे, प्रभावशाली रहते हैं। बोले हर एक में एंटीना है, तो आप अपने ब्रेन से वो एंटीनास को रिलीज करिए, मतलब उसको छोड़िए, और अपने उस सब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए मैं कर्मा के बारे में जानना चाहती हूँ, तो मैं कर्मा के लिए उस एंटीना को प्रोजेक्ट करूं कि जाइए इस ब्रह्मांड में कर्मा से रिलेटेड जो भी मेरे लायक नॉलेज है वो एंटीना मेरे पास लेकर आए। तो बोले जब आप डीप मेडिटेशन में रहेंगे तो आपको वो नॉलेज आपके मास्टर्स आपको देंगे, वो एंटीना डिटेक्ट करता है, तो ये वही यूज करते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि जो वो न्यूक्लियस है लाइट का, बता रही थी बीच में डिग्रेस करी है ना, तो उन्होंने कहा है कि जब वो न्यूक्लियस लाइट मेरे ऊपर चलता है, वो करीब 21 फीट ऊपर रहता है मेरे, और इस तरह की सक्रियता और उत्तेजना के माध्यम से मेरे को चित्र, नाम, घटनाएं, कहानियां सब कुछ मेरे सरफेस पर आते हैं और मेरे लेखन को समृद्ध बनाते हैं। कभी कभी मेरे मतलब मूड ठीक नहीं रहता ना, दिमाग की स्थिति भले ठीक नहीं रहती है, बहुत स्लोपी लगता है, तो उस समय मैं जाके सो जाता हूँ। और ये कहते हैं, जैसे कई लोग एलिस बैले के बारे में कहते हैं कि मास्टर डी उनको डिक्टेट करते थे, है ना, और हेलेना को मास्टर मौर्य हेल्प करते थे। पर यहाँ पर ये टॉरकॉम कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं एक विशेष मास्टर के संपर्क में नहीं हूं। असल में मेरे मन में मास्टर्स और एंजल्स के प्रति बहुत ही गहरा आदर है, पर राइटिंग के प्रयासों में मैं उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। बेशक मैं उनकी मदद को अस्वीकार नहीं कर रहा, पर अगर उनको लगता है कि मैं सही काम कर लूंगा तो मैं स्वयं ही करता हूँ। मेरे लेखन में आज तक कोई भी प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट मैसेज या इंस्ट्रक्शन मुझे अभी तक के नहीं मिले हैं, पर हाँ कुछ मास्टर्स लोगों के, अब कैसे आप लोगों को समझाऊं मैं, जो एनलाइटेड मास्टर्स है ना हमारे स्पेस में, उनकी ज्ञान तो रहेगा ही, है ना, तो वो कहते हैं कि मास्टर्स के दिमाग से जो उत्सर्जित विचारों के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लाउड्स है, उनके संपर्क में मैं हूं, और वो क्लाउड्स इतने गॉर्जियस और इतने गहरे होते हैं कि मेरे को अगर उनको पूरा समझना पड़े और लिखना पड़े तो 5000 साल लग जाएंगे, वो इतने गहरे ज्ञान से भरे हुए हैं। उनकी सिर्फ एक ड्रॉप, एक बूंद मेरी एक बुक और एक पोयम के लिए पर्याप्त है। और लिखने के पहले मैं जीसस क्राइस्ट और अपने टीचर्स लोगों से ब्लेसिंग्स लेता हूँ, और बोलने के पहले भी उनके सामने सरेंडर होता हूँ। और मैं कई बार अपने 40 के से संपर्क में रहता हूँ। 40 इन्होंने वर्ड यूज किया है, जिन्होंने, जो मैंने बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड का वो जो हमारा क्या सहस्त्रार है, उसमें बोलते हैं कि उन्होंने 40 वर्ड यूज किया है, CHALICE, 40 या 40 पात्र जिसको बोलते हैं, जिसमें सोलर एंजल रहते हैं। वो बोले मैं कई बार उसके कनेक्ट भी रहता हूँ उससे, और कई बार मुझे लगता है कि मैं अपने अंदर के कोर से बिल्कुल ईश्वर के उस अंश से कनेक्टेड हूं, और यही मुझे आइडियाज और थॉट्स सीड के रूप में मेरे दिमाग में डालते हैं, फिर उसके ऊपर मैं बुक लिखता हूं। जब मैं लेक्चर्स देता हूं तो कई बार जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं उनके क्वेश्चन को कंप्लीट करने के पहले ही आंसर दे देता हूं, क्योंकि उस समय मैं हायर लेवल के लोगों से मतलब कन्वर्सेशन में रहता हूँ, उनसे संवाद करता हूँ,
और जब मैं लेक्चर्स में क्वेश्चन आंसर्स का आंसर देते रहता हूँ, तो वो जो हायर लेवल्स मेरे से बात करते हैं वो वर्बली नहीं करते हैं, वो करंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करंट रहती है, टेलीपैथिकली मेरे को आंसर देते हैं। और मैं जब भी कोई बुक लिखता हूँ तो कोई भी मास्टर स्पिरिट या एंटिटी मेरे को कोई डिक्टेट नहीं करते, उनको मैं दूर ही रखना पसंद करता हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ और अपनी मास्टरी हासिल करना चाहता हूँ। जो मास्टर्स मुझे हेल्प दे सकते थे उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, पर उनका टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। सिर्फ मैं अपने इनर डिविनिटी पर डिपेंड करता हूँ, अपनी अंदर में। देखिए, सबके पास, हम सबके पास अपने एक संपदा है, भगवत्ता है, जिसमें सारी ब्रह्मांड का ज्ञान है। तो ये बोलते मैं सिर्फ उस पर ही डिपेंड करता हूँ। उनके एक तिब्बतियन मास्टर ने कहा कि टॉरकॉम, तुमको जब अगर सब छोड़कर भी चले जाएंगे तो भी तुम अपना काम खुद करते रहना। मैं अकेला होकर इतना कर पाया, तुम ग्रुप के रूप में मेरे से 100 गुना ज्यादा काम कर पाओगे। मैं जो भी तुमको शिक्षा दे रहा हूं वो एक उधार के रूप में है, उसको उपयोग करो, उसको मल्टीप्लाई करो और उसको लोगों में बांटो। और याद रखना है, ग्रेटर यू थिंक द क्लोजर यू आर टू गॉड। जितना बड़ा सोचोगे उतना ईश्वर के पास रहोगे। तो हम सभी के पास सोल, हम सभी सोल के अंदर में वो संपदा है। टॉरकॉम कहते हैं कि जब तुम बोलते हो, उनके टीचर उनको बता रहे हैं कि तो वो बता रहे हैं टॉरकॉम कि जब तुम बोलते हो तो यू आर रिलीजिंग दैट रेडियो एक्टिव एटम। जो तुम्हारे भीतर है और जो तुम हो वही तुम्हारी वाणी से निकलता है। टॉकिंग इज रेडिएशन, टॉकिंग इज रेडिएशन। तो रेडिएशन कौन सा है? रेडिएशन ऑफ गॉड, रेडिएशन ऑफ योर एसेंस, आपकी आत्मा की सुगंध। रेडिएशन ऑफ होलनेस, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो हम कहते हैं होलनेस, उसकी रेडिएशन है। जब आप एक्सप्रेस करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, अपने ट्रू सेल्फ से वर्ड्स बाहर करते हो, तो आपके जीवन में बहुत प्रॉस्पेरिटी, एनलाइटनमेंट और जॉय, फ्रीडम, एनर्जी सब रहता है। और यदि आप अपने मन में या अपने इमोशंस के नेगेटिव और ये सब के कारण दबे रहते हो, और जब तुम वो वाणी यूज करते हो, अपने वर्ड्स बाहर करते हो, तो सिर्फ लोगों के मनों में पॉल्यूशन और डिस्ट्रक्शन, मतलब दूषित करते हो और उनको अंधकार में लेके जाते हो। हमेशा एक ही चीज पे जोर देते हैं कि आपके हाथ में 3 बॉडीज हैं। एथरिक बॉडी को वो पूरे समय नहीं मेंशन करते हैं। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये 3 बॉडीज आपके हाथ में हैं। फिजिकल को आप शुद्ध करिए, नॉनवेज मत खाइए, ड्रिंक्स, ड्रग्स, इन सब से दूर रखिए, सात्विक खाना, अच्छा खाना खाइए, शरीर की देखभाल करिए। फिर मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी के ऊपर इन्होंने बहुत बहुत काम करने के लिए बोला। आप एक निगरानी रखिए पूरे समय कि कौन सा थॉट आ रहा है, आप डिस्क्रिमिनेट करिए। इन्होंने तो ये कहा कि कुछ लोग जो आपके नेगेटिव हैं आपके लिए, आप ये मत सोचिए कि लेट गो करना, फॉरगिवनेस करने का अर्थ है कि जाओ और उसको गले लगा लो, बिल्कुल नहीं। आपको डिस्क्रिमिनेशन करना आना चाहिए, आपकी विभेदन क्षमता इतनी होनी चाहिए कि कौन लोग, कौन सी चीजें मेरे लिए अच्छी हैं, मेरे पूरे देश के लिए अच्छी हैं, मेरे पूरे ब्रह्मांड के लिए अच्छी हैं। ये 3 चीजों को आपको हर समय डिस्क्रिमिनेशन करना आना चाहिए। और यदि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आपकी डिग्री को जला के फाड़ देना चाहिए। जब मैंने इनकी बुक को पढ़ा और समझा, तो उसके बाद मुझे लगा कि वाकई हमारे को सिर्फ ये 3 बॉडीज पे ही काम करना है, हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारे इमोशन। उसके बाद बोले, वो कहते हैं कि आपका इंट्यूशनल पेंट खुद ही खुलता जाएगा, आपका सोलर एंजल सब काम करना शुरू कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको निगरानी रखनी है अपने ऊपर और उनसे दूर रहना है जो आपके लिए नुकसान करते हैं। आपके थॉट्स आप ही के लिए नुकसान कर रहे हैं, आपके गलत इमोशन आप ही को वो कर रहे हैं। और ये पूरे समय बताते हैं कि यही जन्म नहीं, आपके अगले जन्म, क्योंकि आपके थॉट्स, इमोशन अगला जन्म की शरीर का निर्माण करते हैं।
आप जो सोच रहे हैं तुरंत आपके परमानेंट एटम्स के रूप में आपके एथरिक बॉडी में, आपके एस्ट्रल बॉडी में और आपके मेंटल बॉडी में परमानेंट एटम बन जाता है। कोई चित्रगुप्त नहीं बैठा है जो बैठ के लिखेगा, आपके परमानेंट एटम्स आपके कार्मिक लॉर्ड्स को सब बताएंगे और आपकी बॉडी बिना पूछे बनते जाएगी अगले जन्म के लिए। तो जब ये सब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा वाकई ये सिर्फ 3 चीजों पे ही हमको अपने पर काम करना चाहिए। तो मैं फटाफट अपनी उनकी कुछ बुक सिखाती हूँ। ये है मेरे पास कर्मा एंड रीइंकार्नेशन, वुमेन टॉर्च ऑफ द फ्यूचर, या इसका ट्रांसलेशन का मुझे बहुत मतलब बोला गया। ये बुक बहुत अच्छी है, सेक्स, फैमिली एंड द वुमेन इन सोसाइटी। ये हर एक मैरिड को पढ़नी चाहिए। सेक्सुअल एनर्जी को जो इन्होंने क्रिएटिव फोर्स करके बहुत ज्ञान दिया है, इतना ज्ञान है कि अभी मैं इस बुक को पूरी भी नहीं पढ़ पाई हूँ। मतलब बहुत एक एक पेजेस बहुत ज्ञान वाले हैं। टॉर्कम की एक बहुत ही प्यारा मैंने पढ़ रही थी कि ये 6 महीने तक के अग्नि योगा पढ़ रहे थे। तो उनके फ्रेंड बोले कि टॉर्कम तुम कितने बार अग्नि योगा पढ़ोगे, 6 महीने से अग्नि योगा पढ़ रहे हो? बोले मैं एक पेज को 3 दिन तक के पढ़ता हूँ, उस पर मेडिटेट करता हूँ, फिर दूसरे पेज में जाता हूँ। तो इनकी बुक्स भी कुछ एक ये वाली बहुत हाई नॉलेज की है। ये इरिटेशन मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो अभी साई नंदन सर ने हिंदी में ट्रांसलेशन किए हैं, इसी की दोनों बुक मेरे पास इंग्लिश में भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मदर एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, और हाउ टू फाइंड योर लेवल ऑफ मेडिटेशन, कि आप अपने ध्यान के कौन से लेवल पर हैं।